नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी ट्राई 3.0 की। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी परीक्षा जल्द ही होने वाली है, जिसकी परीक्षा तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडी यानी जीके और जीएस के बारे में बात करेंगे। और इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो आपके बीपीएससी ट्राई 1.0 एंड ट्राई 2.0 में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर आपके प्रश्न इसमें रखे गए हैं। जो आपके प्राथमिक की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो, मध्य की दे रहे हैं तो, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक हेतु इन सभी के लिए यह जो है लाभदायक रहेंगे, जिसमें जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए आज के इन प्रश्नों को शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को बता दें कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो से देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन ए हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई रखे गए हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1938 की में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, कौन सी समिति की? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सन 1938 में की गई थी। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ऑप्शन सी है सैयद अली जहीर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? आपके ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। यानी जो बिहार के लोग थे वो चौकीदारी कर देने से किस आंदोलन में इनकार कर दिए थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये लोग चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन है गुलाब कौर, ऑप्शन बी बिश्री देवी शाह, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणा आसफ अली। यानी अरुणा आसफ अली जो है स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला थी। क्या थी? वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? आपके ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किस स्थान पर की थी? तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूना में जो है बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 में की थी। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे?
ऑप्शन ए है राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है यमुना कारजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन है? तो आप सभी लोगों को बता दें कि ये तीनों लोग हैं, अर्थात राहुल सांस्कृत्यायन भी हैं, सहजानंद सरस्वती जी हैं, यमुना कारजी जी हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? आपका ऑप्शन ए है कैंपबेल, ऑप्शन बी है हडसन, ऑप्शन सी है ह्यूज रोज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ह्यूज रोज जो सैन्य जनरल अधिकारी थे, उन्होंने झांसी की रानी को बताया था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वह थे जगजीवन राम, अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून अर्थात चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून किस बागान के यानी यूरोपीय नील के बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? वह 1918 के किस महीने में हुआ था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं मई महीने में, ऑप्शन बी है नवंबर महीने में, ऑप्शन सी है फरवरी महीने में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1918 में चंपारण कृषि कानून जो है वह मई के महीने में लागू हुआ था। कब हुआ था? मई के महीने में लागू हुआ था, यानी 1 मई सन 1918 को ये लागू हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होता है वह होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 1 मई सन 1918 को जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ऑप्शन सी है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक लेखन किया था या द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आपका ऑप्शन है संथाल, ऑप्शन बी है सन्यासी, ऑप्शन सी है उरांव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार की उरांव नाम की जनजाति जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है यंग इंडिया जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ये तो सही है आपका, परंतु इंडियन स्पेक्टेटर नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने नहीं लिखा है। इंडियन स्पेक्टेटर जो है बेहराम जी मालवारी ने लिखा है। कौन लिखे हैं?
बेहराम जी मालबारी जो है इस पुस्तक को लिखे हैं, और एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है डी वसु जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? डी वसु। इसलिए इसमें से इसका जो राइट आंसर होता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? ऑप्शन ए है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह जो अहमदाबाद और गुजरात के थ्रू हुआ था, बारदोली सत्याग्रह गुजरात, खेड़ा खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बारदोली सत्याग्रह गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत हो गई थी। ऑप्शन सी है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात जब मंदी आती है तो उस समय चाहे भारतीय किसान हो या आयात निर्यात हो या व्यापार हो, सब जो है ठप हो जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और जब 1929 की महामंदी आई थी तो उस समय भारत में बहुत ही भूखमरी की अर्थव्यवस्था, भूखमरी आ गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बनता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1992 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1992 ईस्वी में जो है यह जो है निर्णीत हुई थी। अगला प्रश्न है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी या पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इस प्रश्न में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 32%, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32%। अगला प्रश्न है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशनल इन द 18th सेंचुरी के किसने लिखी? ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धर्मपाल। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ऑप्शन ए है देश की अखंडता, एकता एवं अखंडता को, ऑप्शन बी नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी भारतवर्ष में जो संविधान की प्रस्तावना है वह जो है देश की एकता एवं अखंडता है, नागरिकों को न्याय एवं उनकी स्वतंत्रता एवं समानता दिया गया है, व्यक्ति की गरिमा, इन सभी का ख्याल रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ऑप्शन ए है रंजन गोगोई, ऑप्शन बी एन वी रमना, ऑप्शन सी दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन.वी. रमना। अगला प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? ऑप्शन ए है पादप, ऑप्शन बी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन सी जंतु, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी पारितंत्र के जो घटक होते हैं वह होते हैं पादप, सूक्ष्मजीव, जंतु और भी अन्य होते हैं। तो पारितंत्र जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो पारितंत्र में बहुत से ही घटक आते हैं। तो आज के प्रश्न आप सभी लोगों को कैसे लगे? अगर आप सभी लोगों को पसंद आए हों ये सभी प्रश्न तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।